अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी चैप्टर 2 की सेकंड क्लास है। आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। टॉपिक 1 हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज हम टॉपिक 2 कवर करेंगे। टॉपिक 2 के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे रोशनी डालेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनके एरर्स के बारे में और कुछ डिटेल डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, ज़रूरी। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि एक वैल्यू में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, कितने नहीं हैं। कोई भी वैल्यू होगी वो नंबर्स होंगे उसके अंदर, और अमूमन यूजुअली डेसिमल भी मौजूद होगा। एक पॉइंट होगा जिसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ नंबर्स होंगे। अब एक नंबर को आप एक से ज़्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे 120 सेंटीमीटर्स है, आपने मीटर रूल पे एक रस्सी की लेंथ मेजर करी, वो आई 120 सेंटीमीटर्स। अगर आपको याद हो तो बेस यूनिट मीटर है, उसके साथ प्रीफिक्स लगा है सेंटी। सेंटी का मतलब था 10 की पावर -2। तो अगर 10 की पावर -2 होगी तो 2 डेसिमल प्लेस पीछे चला जाएगा। मीटर्स में हो जाएगा 1.20 मीटर्स। अब 1.20 और 1.2 मैथमेटिकली दोनों करेक्ट हैं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से गलत है क्योंकि 1.2 मीटर्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 और 2, जबकि 1.20 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। अब इस जीरो को कब सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करना है, कब नहीं करना, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा। अभी अगर आप देखें तो 1.20 का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 1 मीटर के 100वें हिस्से तक मेजर कर सकती है। 1 मीटर का 100वां हिस्सा कितना होता है? 0.001 मीटर्स। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर हो गया, और अगर मिलीमीटर में लेके जाएं तो 1 मिलीमीटर हो गया। अगर आप याद करें तो एक मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर्स। ये बात हमारी यहाँ से वैलिडेट हो गई कि अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होगा मतलब 1 मीटर के 100वें हिस्से तक मेजर कर सकता है, और 1 मीटर का 100वां हिस्सा 1 मिलीमीटर होता है। अगर इस वैल्यू को देखें 1.2 मीटर्स को, तो 1.2 मीटर का मतलब है 1 मीटर के 10वें हिस्से तक मेजर कर सकता है। 1 मीटर के 10वें हिस्से का मतलब हो गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर्स और 100 मिलीमीटर्स। तो ये बात तो वैसे ही गलत हो गई। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का करेक्ट होना हमारी वैल्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो जितने भी नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 11 13 51 72 ये जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, ये सब सिग्निफिकेंट हैं, अहम हैं, ज़रूरी हैं। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 2009, पहला डिजिट सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, बीच में 2 जीरोज हैं, और फिर लास्ट डिजिट भी नॉन जीरो है, तो इन दोनों के बीच के जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब 2009 2009 का जो नंबर है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जीरोज जो डेसिमल के राइट साइड पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब 300.000, ये जो 300 के आगे 3 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे। अब आते हैं लोकेटिंग जीरोस। लोकेटिंग जीरोस वो होते हैं जो किसी भी नंबर में, किसी भी वैल्यू में डेसिमल प्लेस को लोकेट करें कि वो डेसिमल कहाँ लाए कर रहा है। अगर नंबर 1 से छोटा है, जैसे ये है 0.00786, अब कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। 1 से छोटे नंबर में जो जीरोस डेसिमल प्लेस के इमीडिएट बाद होंगे, मतलब राइट साइड पे होंगे, जैसे यहाँ है 0.00786, ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इन जीरोस की कोई अहमियत नहीं होगी। मतलब इस नंबर में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7 8 और 6। अब बात आ जाती है उन नंबर्स की जो 1 से बड़े हैं, उसमें जो लोकेटिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैं बताता हूँ कैसे। 1200 की एग्जाम्पल लें, इसके अंदर टोटल 4 डिजिट्स हैं। अब 1200 में
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। कैसे? 1.2 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब 1200 ही बनेगा। आप अगर 1.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 होगा। 1.20 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब भी 1200 है। और 1.200 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब भी 1200 है। लेकिन डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए इधर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब बात आ जाती है उस डेटा की जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपको इंक्लूड करना हो, जैसे स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है, उसकी ब्रेथ है 9.8 मीटर्स और लेंथ है 17.1 मीटर, क्योंकि लेंथ हमेशा लंबी वाली साइड होती है। 17.1 टाइम्स 9.8 करेंगे तो एरिया आएगा 167.58 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि एक मीटर दूसरे मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मीटर टाइम्स मीटर इज मीटर स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड, SQUARED, स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर्ड। तो अब इधर आप देखेंगे कि आपका जो फाइनल आंसर है उसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। जितने आपके डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे एक वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरी वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अपने आंसर में 3 रखें या 2 रखें, दोनों सही होंगे। अगर 3 रखेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 168 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 8 राउंड ऑफ होके 6 बन जाएगा और ये 6 राउंड ऑफ होके इसको 168 कर देगा। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाना है तो 170 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 168 का जब 8 राउंड ऑफ होगा तो वो इसको 7 कर देगा। ये बन जाएगी वैल्यू 170 मीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट सब टॉपिक्स हैं वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच। ये सारे जो हैं ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं। तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इधर आप अगर देखें तो लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। अगर आप याद करें तो लेंथ, मास और टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मालूम करने के लिए, पता करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। लेंथ के लिए आपके पास मीटर स्टिक, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर मौजूद है। मास के लिए फिजिकल बैलेंस है और टाइम इंटरवल्स के लिए स्टॉप वॉच है। वर्नियर कैलिपर्स की तरफ चलते हैं क्योंकि मीटर रूल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का नजर आता है। ये जो एक लंबी सी रेक्टेंगुलर रॉड है, इसके ऊपर मार्किंग्स हुई हुई हैं। जैसे आपके मीटर रूल में मार्किंग्स होती हैं सेंटीमीटर्स में, वैसे ही इसके ऊपर मिलीमीटर्स में मार्किंग हुई हुई है। ये इसके जॉज हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक ग्लास है, अगर आपको ग्लास का डायमीटर पता करना है, एक्सटर्नल मतलब बाहर का डायमीटर पता करने के लिए एक्सटर्नल जॉज हैं जो ग्लास को ऐसे ऊपर से ग्रिप करेंगे। इंटरनल जॉज, इंटरनल डायमीटर, अगर अंदर का डायमीटर पता करना है तो इंटरनल जॉज हैं जो पहले ग्लास के अंदर जाएंगे और इनको जब आप पुल करेंगे, खींचेंगे तो वो डायमीटर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ये जो थिन फ्लैट रॉड है इसको डेप्थ मेजरिंग ब्लेड भी कहते हैं। ये छोटे छोटे साइलेंडर्स की डेप्थ, गहराई मालूम करने के काम आती है। अच्छा, वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनसे किस तरह मेजरमेंट ली जाती है या इनकी कैलकुलेशंस आपके थ्योरी के कोर्स में नहीं है, आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में, जो प्रैक्टिकल के वक्त आपको पता चलेंगी। लेकिन इनके एरर्स और उनकी करेक्शन आपके कोर्स में है जिनको हम अब पढ़ेंगे। लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। लीस्ट काउंट वो वैल्यू है जो एक इंस्ट्रूमेंट लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। एक मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल था वर्नियर कैलिपर्स का, एक मेन स्केल डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर के बराबर, 1 मिलीमीटर के बराबर। और 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर होती है। मतलब जो आपका वो मूवेबल वर्नियर स्केल था उसकी 10 डिविजन्स, आपका जो मेन स्केल है उसकी 9 डिविजन्स के बराबर होगी। एक डिवीजन थी 1 मिलीमीटर की, 9 डिविजन्स हो गई 9 मिलीमीटर की, 9 मिलीमीटर्स की। मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन होगी 9 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर्स की। अब लीस्ट काउंट के लिए हम करते ये हैं
1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये बन जाता है 1 मिलीमीटर जो मेन स्केल डिवीजन थी माइनस 0.9 मिलीमीटर जो वर्नियर स्केल डिवीजन थी, इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला भी होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी थी 1 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल, टोटल डिविजन कितनी है 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। अब आ जाता है जीरो एरर एंड करेक्शन। हमने चैप्टर 1 की सेकंड क्लास में एरर्स के बारे में पढ़ा था, किस तरह एक इंस्ट्रूमेंट में एरर के चांसेस होते हैं और उनको किस तरह करेक्ट करते हैं। जीरो एरर मैंने आपको बताया भी था कि हम चैप्टर 2 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आपका जो वर्नियर स्केल है उसको सही होने के लिए, बिल्कुल करेक्ट होने के लिए, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो और जो मेन स्केल का जीरो है वो, ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए। एक लाइन में होने को हम इंग्लिश में कहेंगे कोइंसाइड करना, मतलब इसकी जो मार्किंग होगी जीरो की वो और जो इसकी जीरो की मार्किंग होगी वो, ये दोनों आपस में मिले हुए होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। अगर ये जीरो आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा तो इसमें जीरो एरर होगा, अगर आगे जाएगा तो पॉजिटिव एरर होगा और पीछे आ जाएगा तो नेगेटिव एरर होगा। और सिंपल है, अगर ये जीरो राइट साइड पे है इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो भी वैल्यू निकलेगी, जो मेजरमेंट होगी वो एक्चुअल से ज़्यादा होगी, तो आप एरर को माइनस कर देंगे। और अगर ये जीरो आपके मेन स्केल के जीरो से पीछे है, मतलब जो आपकी फाइनल रीडिंग होगी या मेजरमेंट होगी वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से कम होगी, तो आप इसके अंदर एरर को ऐड करा देंगे। जो भी आपका एरर होगा, हम करते ये हैं कि एरर को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से और फिर माइनस या प्लस कराते हैं फाइनल रीडिंग से। किस तरह मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट करें, आपने जॉस क्लोज किए, आपका जीरो एरर पॉजिटिव आया, मतलब जो वर्नियर स्केल का जीरो था वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड की तरफ था। अब आप ये देखेंगे कि आपकी वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड करिए, क्योंकि जीरो तो आगे हो गया, लेकिन एक ऐसी डिवीजन होगी जो मेन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड करेगी, मिलेगी। लेट्स सपोज वो थी फोर्थ डिवीजन, चौथी डिवीजन। अब आप ये करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, मतलब 4 टाइम्स 0.01, आंसर आ जाएगा 0.04 मिलीमीटर्स। इसका मतलब आपका ये जो जीरो एरर है ये है 0.04 मिलीमीटर्स का। इसको सही करने के लिए आप फाइनल आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव एरर था तो एक्चुअल से ज़्यादा वैल्यू बता रहा था। सही वैल्यू पता करने के लिए एरर माइनस कर देंगे। अब अगर जीरो एरर नेगेटिव हो, मतलब जीरो पीछे हो, तो आप क्या करेंगे, आप वापस से देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन आपके मेन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। लेट्स सपोज थर्ड डिवीजन करी थी, तीसरी डिवीजन करी थी, लेकिन क्योंकि ये एरर नेगेटिव है तो आप ये करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स थी 10, उसमें से पहले इन 3 को माइनस करा देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। उस 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, जो आपका लीस्ट काउंट था, तो आंसर आएगा 0.07 मिलीमीटर्स। ये है आपका जीरो एरर। जो आपकी फाइनल वैल्यू थी, क्योंकि नेगेटिव एरर था तो एक्चुअल वैल्यू से कम आपके पास वैल्यू आ रही थी, तो आप फाइनल वैल्यू में 0.07 ऐड करा देंगे। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज भी कहा जाता है इसको, ये मजीद प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर से और ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ या चीज़ों को मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका ये जो फ्रेम है इसको कहते हैं यू फ्रेम, और ये जो 2 रॉड्स हैं जिन्होंने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, इनको स्टड्स कहा जाता है। जो लेफ्ट वाला स्टड है ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है, इसको कहते हैं एनविल, और ये जो राइट साइड वाला स्टड है जो टाइट होके ऑब्जेक्ट को ग्रिप करता है, पकड़ता है, उसको हम कहते हैं स्पेंडल। ये जो है, ये जो रॉड है, ये अपनी जगह पे स्टिल रहती है और इसके ऊपर स्केल बना हुआ है, इसको कहते हैं स्लीव, और इसके ऊपर जो स्केल है वो मेन स्केल होता है। ये जो एक गोल सा बड़ा सा स्क्रू है जो ऐसे स्पिन हो रहा है, इसको कहते हैं थिम्बल, और थिम्बल के ऊपर सर्कुलर स्केल होता है। आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स में भी 2 स्केल्स थे, माइक्रोमीटर में भी 2 स्केल्स हैं। ये इसलिए हैं ताकि वैल्यूज़ को और ज़्यादा प्रिसाइजली और एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। इसके पीछे होता है रैचेट, ये जो छोटी सी गोल चीज़ है इसको रैचेट कहते हैं। रैचेट अनड्यू प्रेशर अवॉइड करने के लिए होता है, मतलब जैसे आपका ये जो थिम्बल है आप इसको हाथ से भी टाइट कर सकते हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करेंगे और थिम्बल से पकड़ के टाइट करेंगे तो हो सकता है आप गलती से ज़्यादा टाइट कर दें,
या डर के मारे कम टाइट करें। बिल्कुल सही अमाउंट में टाइट करने के लिए आप रैचेट का यूज़ करते हैं। आप यहाँ से पकड़ के करीब लेके जाते हैं और जब ऑब्जेक्ट के करीब आ जाता है, क्लोज हो जाता है, तो आप रैचेट से टाइट करते हैं। रैचेट जितना ज़रूरी होता है सिर्फ उतना टाइट करता है, उसके आगे टाइट नहीं करता। लीस्ट काउंट, पिच का वर्ड यूज किया गया है। पिच का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है समी? एक के फौरन बाद वाली डिवीजन, राइट नेक्स्ट टू इट। तो जो दो कंसेक्यूटिव डिविजन होंगी उनके बीच का डिस्टेंस होता है पिच, और पिच है 0.5 मिलीमीटर्स। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, 0.5 डिवाइडेड बाय 50। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई जब डिविजन्स 50 ही होती हैं तो फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट लीस्ट काउंट बना लेते। नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि जो शुरू में जो फर्स्ट या इनिशियल माइक्रोमीटर्स बनाए गए थे, और अभी भी ऐसे माइक्रोमीटर्स मौजूद हैं जिनमें डिविजन्स 50 की बजाय 100 भी होती हैं, इसलिए स्पेसिफाई करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया है। और 0.5 डिवाइडेड बाय 50 तो लीस्ट काउंट आ जाता है 0.01 मिलीमीटर्स। अब चलते हैं जीरो एरर की तरफ। जीरो एरर एंड इट्स करेक्शन। जब स्टड्स क्लोज करते हैं तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, जो मेन स्केल का जीरो है वो और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो कोइंसाइड करने चाहिए। अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है मेन स्केल से तो पॉजिटिव एरर होगा, और अगर ऊपर है मेन स्केल के जीरो से तो नेगेटिव एरर होगा। दोनों सूरतों में आप एरर निकालेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्नियर स्केल में निकालते थे। जिस डिवीजन के ऊपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं उस वैल्यू को लीस्ट एरर से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल एरर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कंसिडरिंग के एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब चलते हैं हमारे थर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच, अच्छा, आप जो हाथों में पहनते हैं उसको रिस्ट वॉच कहा जाता है, और जो दीवार पे लगी होती है उसको वॉल क्लॉक कहते हैं। वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए होती है, मतलब उस इंस्टेंट पे उस वक्त क्या टाइम हो रहा है वो पता करने के लिए। टाइम इंटरवल भी पता कर सकते हैं, जैसे आपने कोई काम शुरू करने से पहले टाइम देखा, काम खत्म करने के बाद टाइम देखा, तो आपने दोनों को कंपेयर करके बोला कि ठीक है 1 घंटा लगा या 1.5 घंटा लगा काम करने में। स्टॉप वॉच जो है वो स्पेसिफिकली टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के काम आती है। अब चलते हैं इसकी मेजरमेंट की तरफ। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में मौजूद है। इसमें जो टॉप पे नॉब बी है, ये मेन नॉब वो है जिसको प्रेस करके रिलीज करने से आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो बड़ा वाला डायल है, जो सेकंड्स का डायल है, इसमें टोटल 60 डिविजन्स हैं, यानी कि 1 मिनट जितना टाइम है। जब इसके पूरे 60 डिविजन्स कंप्लीट होंगे तो ये जो बीच में छोटा सा डायल है, जो मिनट्स का डायल है, इसका 1 डिवीजन पूरा होगा, क्योंकि 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। आपका जिस भी काम का टाइम इंटरवल आप मेजर कर रहे थे, जब आपका वो काम कंप्लीट हो जाए तो आप इस नॉब को दोबारा से प्रेस करके रिलीज करें तो स्टॉप वॉच रुक जाएगी और आपको पता चल जाएगा कितना टाइम यूज हुआ है। ये हमारी चैप्टर 2 की सेकंड क्लास थी। थैंक यू।